गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, गुड इवनिंग सही। बच्चे ध्यान से देखते हैं प्लीज ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का एक स्पेशल क्लास है। आज हम लोगों की बेटा, मेरा नाम CS अमित वोरा है। आई एम कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आई एम अ फैकल्टी फॉर CA इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। CA इंटर कॉर्पोरेट एंड अदर। जब हम लोग बात करते हैं अपने CA इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की, तो वहां पर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। अगर आप मेरी बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर है जिसका नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा स्पेशल सेशन होने वाला है। आवर स्पेशल सेशन इज गोइंग टू बी ऑन मेंबरशिप इन अ कंपनी, राइट। अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था जिसमें हमने 5 लीगल टर्म्स को पढ़ा था, और आज हम लोग उसमें से एक लीगल टर्म को पूरा चैप्टर की फॉर्म में पढ़ने लगे हैं बेटा, जिसका नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। श्रीकांत बनाती जी हमारे साथ है। श्रीकांत जी, क्या आप CA इंटर के स्टूडेंट हैं? श्रीकांत जी, आप CA इंटर के स्टूडेंट हैं? हाय सर, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। यस। आर यू अ स्टूडेंट ऑफ CA इंटर? यस। श्रीकांत जी, हम लोग पढ़ने लगे हैं मेंबरशिप के बारे में। बड़े ध्यान से देखते हैं बच्चे। एट CS2। ओके श्रीकांत जी, आप CA भी कर रहे हैं एट CS भी कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू योर ज़ील सर। सर, हम लोग पढ़ने लगे हैं मेंबरशिप। क्या श्रीकांत जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या आपने मेरा कल लीगल टर्म्स वाला जो स्पेशल लेक्चर था वो देखा था? क्या कल आपने लीगल टर्म्स वाला स्पेशल लेक्चर देखा था जी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। आज हमारे 3 सेशंस है, 5 to 6, 6:15 to 7:15 एंड 7:30 to 8:30, जिसके अंदर हम लोग मेंबरशिप से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर आप हमारे इस लेक्चर को ढंग से देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली समझ आया है। ध्यान से देखिएगा बेटा। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है मेंबरशिप इन अ कंपनी। जब हम बात करते हैं मेंबरशिप की, देखिएगा इधर ध्यान से। मेरे से कोई पूछे कि अमित सर मेंबरशिप, हमने सबने मेंबर वर्ड पहली बार लाइफ में कब सुना था? हम सबने मेंबर वर्ड फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना था जब हम लोगों ने 12th में या 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो 11th स्टैंडर्ड में जब हम कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ते थे तो वहां पर आता था प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए एंड पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, राइट। तो हमें पता नहीं था मेंबर का मतलब क्या है, लेकिन हम इतना समझते थे कि मेंबर कुछ लोग होते हैं। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, तो उनको मेंबर बोला जाता है, राइट। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से। सर, मेंबर वर्ड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 2 क्लॉज 55 है, ये बात करता है मेंबर की। याद रखिएगा, सेक्शन 2 के साथ जो भी अल्फा, जो भी ब्रैकेट में होता है, हम उसको क्लॉज बोलते हैं, सबसेक्शन नहीं बोलते, राइट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 55 जो है, ये बात करता है मेंबर की डेफिनेशन की। सुनिएगा ये क्या कहता है। कहता है जी, जब भी कोई, मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स परचेज किए, इस मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स परचेज किए। जब इसने कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो ये मिस्टर ए कौन हो गया? शेयर होल्डर। जब आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो बेटा, तो आप कौन हो जाते हो? उस कंपनी के शेयर होल्डर, राइट। जब शेयर होल्डर हो आप, तो बीइंग शेयर होल्डर, आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किया, आप शेयर होल्डर हो गए। लेकिन कहता है शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता। हम बोल जरूर देते हैं कि 2 मेंबर 2 शेयर होल्डर, हम जनरली इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन कहता है शेयर होल्डर और मेंबर में फर्क होता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे,
तो आप उसके कौन हो, शेयर होल्डर। कहता है लेकिन सर ये जो शेयर होल्डर है, अब इस शेयर होल्डर को रजिस्टर होना पड़ता है। जब तक ये रजिस्टर नहीं होगा, जब तक इसका नाम रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा, तब तक कहता है वो मेंबर नहीं माना जाएगा। तो हमसे कोई पूछे कि मेंबर कौन होता है, तो हम बोलेंगे मेंबर एक ऐसा शेयर होल्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है, राइट। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। शेयर होल्डर बनने के बाद आपको खाली शेयर्स खरीद के चुप नहीं बैठ जाना, यू हैव टू मेक इंश्योर कि आपका नाम रिकॉर्ड में आए, आपका नाम रजिस्टर हो, तो ही आप मेंबर माने जाओगे। अब सर किसके रिकॉर्ड में आए, कहाँ रजिस्टर हो, अब कहता है सर ये डिपेंड करता है आपने शेयर्स फिजिकली खरीदे हैं या आपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे हैं। जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो आपने फिजिकली परचेज किए हैं या इलेक्ट्रॉनिकली परचेज किए हैं। कहते हैं सर क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं तो आपका नाम कंपनी के पास रिकॉर्ड में आता है, और कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के रिकॉर्ड में आता है, कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपने कंपनी के शेयर्स को फिजिकली परचेज किया है तो बच्चे आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। बीइंग शेयर होल्डर आपका नाम रजिस्टर में आएगा और आप मेंबर बन जाओगे। सर किसके रजिस्टर में आएगा, कहते अगर आपने फिजिकली शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी के रजिस्टर में आएगा। और कौन सा रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है। कहते अच्छा सर हमने फिजिकली नहीं, हमने इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदे हैं, हमने नहीं खरीदे फिजिकली, हमने इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे हैं, तो क्या होगा, कहता है तो भी आपका नाम रिकॉर्ड में आएगा, लेकिन डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आएगा। डिपॉजिटरीज कौन होता है, जो शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाता है। इंडिया में शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हम डिपॉजिटरी बोलते हैं। और इसका भी एक रजिस्टर होता है जिसको ये बोलता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। क्या बोलता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम है मेंबर, मेंबरशिप इन अ कंपनी। इसके अंदर मैंने आपको ये सबसे पहला टॉपिक बताया कि सेक्शन 2 क्लॉज 55 के अंदर मेंबर की डेफिनेशन दी गई है। कहता है सर मेंबर कौन होता है, मैंने इसको आपको स्टेज वाइज समझाने की कोशिश करी। मैंने कहा कि सबसे पहले एक मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स परचेज करे, तो ये मिस्टर ए कंपनी का कौन हो गया, शेयर होल्डर हो गया। लेकिन खाली शेयर्स परचेज करने से मेरे बच्चे आप मेंबर नहीं बनते। आपको शेयर्स परचेज करने के बाद ये याद रखना पड़ेगा कि आपका नाम रिकॉर्ड में आए, जब रिकॉर्ड में आएगा तो ही आप मेंबर माने जाओगे। तो क्या हमें ये स्टेप नंबर 1 से 5 क्लियर है, मिस्टर ए का शेयर्स खरीदना, शेयर होल्डर बन जाना, शेयर होल्डर बन के नाम रिकॉर्ड में आ जाना और मेंबर बन जाना। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था, सर कौन से रिकॉर्ड में नाम आएगा। सर डिपेंड करता है आपने शेयर्स फिजिकली खरीदे हैं या आपने शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे हैं। सर अगर आपने शेयर्स फिजिकली खरीदे हैं तो आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आता है, और इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे हैं तो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आता है। आई होप हमको इतनी बात समझ आ रही है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स फिजिकली खरीदे हैं तो आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आएगा, और इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे हैं तो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आएगा। कंपनी का जो रजिस्टर होता है उसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और डिपॉजिटरी का जो रजिस्टर होता है उसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो मेरे से कोई पूछे सर हु इज अ मेंबर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेंबर, मैं बोलूंगा मेंबर इज अ शेयर होल्डर, member is a shareholder whose name is registered either with the company or with depository, right? तो अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपका नाम रिकॉर्ड में आएगा तो ही आप मेंबर बनोगे। सर व्हेन वी से रिकॉर्ड में आएगा तो इसका क्या मतलब है, कहता है सर रिकॉर्ड में आएगा से मतलब है फिजिकली है तो कंपनी के रिकॉर्ड में, इलेक्ट्रॉनिकली है तो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में। पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, श्रीकांत जी, प्राची जी, अभिजीत जी, किसी को भी कोई क्वेरी बच्चे इसमें समझ आया यहाँ तक। सेक्शन 2 क्लॉज 55 जो है वो मेंबरशिप की बात करता है, और वो कहता है कि आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे, आप शेयर होल्डर हो, शेयर होल्डर होने के बाद आपका नाम रिकॉर्ड में आएगा तो आप मेंबर माने जाओगे। सर किसके रिकॉर्ड में आएगा, फिजिकल है तो कंपनी के और इलेक्ट्रॉनिक है तो डिपॉजिटरी के।
कंपनी के रजिस्टर को क्या बोला जाता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के रजिस्टर का नाम क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एंड डिपॉजिटरी के रजिस्टर का क्या नाम है? रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। यहां तक हमें बात समझ आ गई। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कहता है सर ये बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। सर एक इंसान कितने तरीके से मेंबर बन सकता है? आप कितने तरीके से कंपनी के मेंबर बन सकते हो? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, जब हम मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन 3 मोड्स होते हैं, 3 तरीके हैं मेंबर बनने के। फिर ये 3 तरीकों में नीचे और बाइफर्केशन हो जाती है, 4 और तरीके आ जाते हैं। तो टोटल मिला के ये एक तरीका हो गया, ये सेकंड वे हो गया जिसके अंदर ये 4 पार्ट्स आते हैं, और एक ये थर्ड वे हो गया। 3 तरीके होते हैं मेंबर बनने के। अब सर कहना क्या चाह रहे हो? ये 3 के 3 का मैंने चार्ट आगे बनाया हुआ है बेटा, ये देखिए 1, 2 एंड 3। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, पहले सुनिएगा ध्यान से। सुनिए, मेरे जो दादाजी थे, आप तो दादाजी नहीं रहे, जो मेरे दादाजी थे ग्रैंडफादर, उन्हें शेयर मार्केट का बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे, उन्होंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए थे। मेरे ग्रैंडफादर ने रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे। तो क्या वो रिलायंस के शेयर होल्डर थे? हाँ जी। क्या उनका नाम रिकॉर्ड्स में था? हाँ जी। तो वो मेंबर भी थे? यस। तो मेरे दादाजी रिलायंस कंपनी के मेंबर थे। कैसे थे? उन्होंने खुद रिलायंस के शेयर्स खरीदे थे। तो ये एक तरीका हो गया मेंबर बनने का। कैसा? कि कंपनी ने आपको अलॉटमेंट करी है शेयर्स की। यस और नो? लेकिन अगर आप बात करते हो मेरे फादर की, तो मेरे फादर साहब कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। मेरे फादर को शेयर मार्केट में कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट नहीं है। दादाजी की डेथ हुई तो दादाजी की डेथ के बाद दादाजी के जो शेयर्स हैं वो फादर के नाम पे आ गए। ऐसे फादर एक्सपायर होता है तो बेटे के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। ऐसे दादाजी के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी, उनके शेयर्स मेरे फादर के नाम पे आ गए। तो क्या मेरे फादर भी बाद में कंपनी के मेंबर बन गए? यस। कंपनी ने रजिस्टर में दादाजी का नाम काटा और पापा का लिख दिया। पर मेरे फादर ने क्या शेयर्स खरीदे थे? उन्हें अलॉटमेंट दी थी? नहीं सर, दादाजी की एक्सपायरी के बाद उनको शेयर्स मिल गए। तो मतलब एक मोड हो गया दादाजी वाला एग्जांपल कि उन्होंने शेयर्स परचेज किए। दूसरा हो गया मेरे फादर वाला एग्जांपल कि उन्होंने शेयर्स नहीं परचेज किए, उन्होंने तो शेयर्स एक्वायर किए एज अ नॉमिनी ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो कहने का मतलब एक से ज्यादा तरीके होते हैं कंपनी का मेंबर बनने के। देयर आर डिफरेंट मोड्स जिससे आप कंपनी का मेंबर बन सकते हो। वो कौन से मोड्स हैं अभी मैंने पढ़ाया दिया, सिर्फ एग्जांपल दिया है कि मेरे ग्रैंडफादर ने अलॉटमेंट के थ्रू मेंबरशिप एक्वायर की थी, और मेरे फादर ने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद शेयर्स मिले थे तो मेंबरशिप एक्वायर की थी। पहले बताइए इसके अंदर किसी को कोई डाउट? एम आई क्लियर? मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। कौन सा शेयर होल्डर होता है? जिसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में आता है। कहां पर आएगा? अगर फिजिकली शेयर्स है तो कंपनी के रिकॉर्ड में आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स है तो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आएगा। सर मेंबर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। श्रीकांत ने कहा यस सर, क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा ध्यान से, ये जितने भी तरीके दिए गए हैं, इन सारे तरीकों को, इन सारे बोर्ड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुनिएगा बेटा बहुत ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सक्राइबर टू एमओए की, इसकी बात करते हैं सब्सक्राइबर टू एमओए। ठीक है जी? समझते ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए बेटा ध्यान से ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइबर टू एमओए, ये सबसे पहला तरीका है मेंबर बनने का। देखिए बेटा, अमित वोरा एंड अमित वोरा की वाइफ ने सोचा कि हम दोनों मिलके कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अपनी अपनी टीचिंग एकेडमी चलाते हैं। तो हम इसका नाम रख लेते हैं, मान लो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। क्यों ना हम एक कंपनी फॉर्म करें? हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं और उस कंपनी का नाम रखेंगे अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा। अब जब हमने एक कंपनी बनाने की सोची, वो भी कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। तो हमको इतना पता चला कि प्राइवेट कंपनी में
मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर्स भी होने चाहिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ही दोनों कंपनी को फॉर्म करते हैं, हम ही दोनों कंपनी के मिनिमम मेंबर्स बन जाएंगे और हम ही दोनों कंपनी के डायरेक्टर्स बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अब क्या हुआ, हम लोगों ने किसी कंपनी सेक्रेटरी को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया कि हमें कंपनी फॉर्म करनी है। ठीक है जी। अमित वोरा और वाइफ जो है वो एक सीएस के पास या सीए के पास गए कि हमें कंपनी बनानी है। और सुनिएगा ध्यान से, वो जो सीएस था उसने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है एमओई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर आपका नाम आएगा। मैंने कहा मतलब, कहते जी एमओई होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें 6 क्लॉजेस होते हैं। हमने कहा क्लॉजेस मतलब अब आम आदमी को कैसे समझाएगा सीएसीएस। कहते हैं जी मान लो एमओयू जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो जो छठा भाग, जो छठा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जो 6th पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहते हैं सर ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है इसके अंदर, हीटर थोड़ा ज्यादा हो गया सॉरी, कहता है जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है इसके अंदर कहता है 2 लोगों का नाम आएगा, कम से कम 2 लोग कंपनी बना रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहता है जी अमित वोरा एंड वाइफ, इन दोनों का नाम आएगा। मैंने कहा जी ओके। और कहता है दोनों के दोनों ये जो सब्सक्राइबर्स है जिनका नाम एमओ में आ रहा है, इन दोनों को कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, एक एक शेयर। मैंने कहा ठीक है जी, 5,000 शेयर मैंने ले लिए, 5,000 शेयर मेरी वाइफ ने ले लिए। ठीक है जी। ये वाला शेयर 10 रुपए का, ये वाला शेयर भी 10 रुपए का, टोटल 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने करी, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वाइफ ने करी। तो इसका मतलब जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी हो गई हमारी, 1,00,000 रुपीज हो गई। 1,00,000 रुपीज हमारी क्या हो गई, पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या है, कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया। मतलब अमित वोरा के अकाउंट से 50,000 रुपीज कटेंगे, वाइफ के अकाउंट से भी 50,000 रुपीज कटेंगे, और ये दोनों 50,000 कंपनी के खाते में चले जाएंगे। तो अमित वोरा से अमित वोरा क्लासेस में एंट्री हो जाएगी और वाइफ से भी डेबिट हो जाएगी और अमित वोरा क्लासेस में क्रेडिट हो जाएंगे। सो मोरल ऑफ द से, क्या हम दोनों ने कंपनी बनाने की सोची तो क्या हम दोनों लोग सब्सक्राइबर्स हैं? हाँ सर सब्सक्राइबर्स हैं। हम दोनों को कम से कम एक एक शेयर लेना पड़ेगा। अब आप सुनिए ध्यान से, ऐसे ही मैंने कहा कि हम दोनों को कम से कम एक एक शेयर लेना पड़ेगा, इसका मतलब क्या अमित वोरा एंड वाइफ ये दोनों के दोनों लोग सब्सक्राइबर्स थे? यस। सब्सक्राइबर तो है, लेकिन क्या इन लोगों को एक एक शेयर लेना पड़ेगा? यस। तो क्या ये दोनों शेयर होल्डर्स हो गए? यस, शेयर होल्डर्स हो गए। और शेयर होल्डर होते ही इनका नाम जैसे ही कंपनी के रजिस्टर में आ जाएगा तो ये कौन बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया कि जो भी बंदा कंपनी फॉर्म कर रहा है, जो भी पर्सन सब्सक्राइबर टू एमओए है, इसका मतलब है कि वो मेंबर बना जाएगा। क्लियर है बच्चे? एवरी सब्सक्राइबर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू परचेज एटलीस्ट 1 शेयर ऑफ द कंपनी। हर सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर परचेज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट? तो आई होप कि हमें इतनी बात समझ आई। सुनिएगा बड़े ध्यान से। हमने अपना टॉपिक क्या स्टार्ट किया, हमने कहा सर मेंबरशिप इन अ कंपनी हमारा टॉपिक है। सर मेंबर वर्ड का मीनिंग क्या है? द टर्म मेंबर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये कहता है कि सर पहले कोई मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स खरीदे और कंपनी के शेयर्स खरीदे मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कंपनी के शेयर्स परचेस किए तो ये कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। बीइंग शेयर होल्डर ये मेंबर नहीं बनेगा जब तक इसका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। रिकॉर्ड में आएगा तो ही ये मेंबर बनेगा। सर किसके रिकॉर्ड में आएगा? फिजिकली अगर शेयर्स खरीदे तो कंपनी के रिकॉर्ड में आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली खरीदे तो डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में आएगा। सर जब कंपनी के रिकॉर्ड में आएगा तो कौन से रिकॉर्ड में? उस रजिस्टर का नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। डिपॉजिटरीज का एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। सर डिपॉजिटरी कौन होता है? जो इंडिया में शेयर्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाता है। फिर मैंने आपको कहा सर जब हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जब हम मेंबरशिप की बात करते हैं तो कितने तरीके से मेंबर बना जा सकता है? मैंने कहा मेन ये 3 तरीके हैं जिसके अंदर और सब पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने पहला जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है उसको हमने ऑप्ट किया। और जो फर्स्ट मेथड है बच्चे इसका नाम क्या है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो भी लोग कंपनी बना रहे हैं, जैसे मैं और मेरी वाइफ मिलके अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स और 2 डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट जो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। तो हमने जो एमओए बनाया उसमें 6 क्लॉजेज होते हैं, जो 6th क्लॉज होता है बेटा उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है उसमें कम से कम एक एक शेयर लेना पड़ेगा हर उस बंदे को जिसका नाम है। तो अमित वोरा और वाइफ दोनों सब्सक्राइबर से, दोनों को एक एक शेयर लेना पड़ा तो वो शेयर होल्डर हो गए, और शेयर होल्डर का नाम जैसे रिकॉर्ड में आएगा तो वो मेंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, कंपनी बनाने वाले जो मिनिमम लोग होते हैं, कंपनी बनाने वाले लोगों का नाम जितना एमओए में नाम आया है वो सारे के सारे कंपनी के मेंबर्स माने जाएंगे। एनी डाउट इन दिस? यहां तक सारी बात समझ आई प्लीज? जो भी सब्सक्राइबर है वो मेंबर माना जाएगा। अलीना जी, श्रीकांत जी, एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? कोई क्वेरी यहां तक? नो सर, अंडरस्टूड। ठीक है जी। अब देखिए बेटा क्या कहता है आगे। अब मेरी बात को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुनिए, इधर देखिएगा। कहता है सर एक केस हुआ था इसके अंदर, री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी का केस। री मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपनी का केस है, इसका नाम याद रखना है आपने। इस केस में बोला गया था, अगर आपने एमओए के अंदर अपना नाम अपनी मर्जी से नहीं लिखा, आपकी मर्जी से नहीं लिखा गया, आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, इवन देन अगर आपका नाम लिखा है तो भी आपको एक शेयर लेना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते, चाहे आपका नाम धोखे से ही लिखा गया। मेरी जो वाइफ है वो कहती है माय लॉर्ड मेरे पति ने मेरे साथ चीटिंग करी। कोर्ट कहता है क्या चीटिंग करी? वो कहती है जी मेरे पास ये डॉक्यूमेंट लिखा आया, मुझे अपने ऑटोग्राफ दे दे। कहता है, मैं कहती भाई मैंने तो यहाँ पर अपने ऑटोग्राफ दे दिए, मुझे क्या पता था कि शेयर्स के आगे मेरे साइन करा रहा है। तो लॉ कहता है जी कुछ भी है, अगर आपके साइन है तो जितने शेयर्स लिखे हुए हैं उसके आगे जितने साइन किए उतने शेयर्स तो आपको लेने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। चाहे बाद में आप फ्रॉड का केस डाल देना मेरे पे अलग बात है, बट अभी तो फॉर द टाइम बिंग आपको शेयर लेना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, अ सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम कैन नॉट रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड नहीं कर सकता फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। अगर वो कहता है ना मेरे साथ धोखा हुआ है, इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स, वो कहता है नहीं जी दूसरे प्रमोटर्स ने या को सब्सक्राइबर्स ने मेरे साथ धोखा किया है, इवन देन कहता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको कम से कम एक शेयर तो लेना पड़ेगा। कोर्ट कहता है तू फ्रॉड का केस कर दे, जब फ्रॉड का केस करेगा तो मैं तेरे शेयर्स के पैसे भी दिलवा दूंगा, बट जितने शेयर्स आपके नाम के आगे लिखे हैं उतने तो आपको लेने पड़ेंगे। क्लियर है जी ये बात? समझ आती है कहानी? तो इतना हमें समझ आ गया, यहाँ सर हर सब्सक्राइबर को कम से कम एक शेयर लेना पड़ता है। तो आपसे कोई पूछे सर कंपनी का मेंबर कैसे बना जाता है, तो हम बोलते हैं कंपनी का मेंबर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से ये पहला तरीका है क्या, कि अमित वोरा और उसकी वाइफ ने कंपनी बनाई और वो दोनों उसके सब्सक्राइबर्स बन गए। राइट बच्चे? अब देखिए, अब देखिए, अब हम आते हैं सेकेंड मोड में। सेकेंड मोड में क्या कहता है, देखिए सेकेंड का ए पार्ट ये बोलता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इन राइटिंग। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ अग्रीमेंट इन राइटिंग, इसके अंदर आता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये वाला केस। अब बात करें टू ए की, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, अब ये प्राइवेट कंपनी है और इसमें 2 मेंबर्स हैं, अमित वोरा एंड वाइफ। दोनों ने कितने कितने रुपए लगा रखे हैं? 50,000 रुपए। दोनों ने कितने कितने शेयर ले रखे हैं? 5,000। 5,000 शेयर मेरे पास है, 5,000 शेयर मेरी वाइफ के पास है। अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, इस सिचुएशन को अगर अभी हम ध्यान रखें, सुनिएगा बेटा। तो एक डॉक्यूमेंट है एमओए, हाँ जी, इस एमओए में अमित वोरा का भी नाम है और वाइफ का भी नाम है, बिल्कुल है। ऐसी कंपनी का एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो हमने फिजिकली शेयर्स लिए, ऑनलाइन नहीं लिए, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिखा होगा अमित वोरा एंड वाइफ 5,000 शेयर्स।
5,000 शेयर्स। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है, और आपको पता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। ये प्राइवेट कंपनी है, ये कभी भी पब्लिक से शेयर इशू करके पैसा नहीं ले सकती, सिर्फ जान पहचान वाले को शेयर इशू कर सकती है। तो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसने किसी को ऑफर दी। मेरी जो वाइफ है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो मेरी वाइफ है समीक्षा, या वाइफ जो है उनकी एक फ्रेंड है, या लिख देता है वाइफ की फ्रेंड, मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है। हमने उनसे पूछा कि हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी को, बताओ क्या आप शेयर्स खरीदना चाहते हो। तो हमारी कंपनी ने उस फ्रेंड को लेटर ऑफ ऑफर दी। ये लेटर ऑफ ऑफर प्राइवेट लेटर ऑफ ऑफर है, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो पब्लिक को एट लार्ज दिया जाता है। और इसने कहा हाँ जी ठीक है। तो अल्टीमेटली इसने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट किया, और जब इसने ऑफर को एक्सेप्ट किया तो हमारी कंपनी ने मेरी वाइफ की फ्रेंड को 5,000 शेयर्स दे दिए एट द रेट ऑफ ₹12 ईच। क्योंकि हमने जब कंपनी बनाई थी तो हमने 10 रुपए के हिसाब से बनाया था, शेयर लिया था। अब कंपनी को चलते हुए थोड़ा टाइम हो गया, हमारी कंपनी थोड़ी मुनाफे में, तो हमने 2 रुपए के प्रीमियम पे इनको शेयर दे दिए। तो इससे हम लोगों ने तकरीबन 60,000 रुपए ले लिए। अब सुनिएगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, क्या मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है, क्या ये भी कंपनी की मेंबर होगी? बिल्कुल, इन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो जब इनका भी नाम, वाइफ की फ्रेंड का भी नाम जब रिकॉर्ड में आ जाएगा रजिस्टर में 5,000 शेयर्स, तो ये भी कौन बन जाएगी? कंपनी की मेंबर। लेकिन मेरी बात सुनेगा ध्यान से, क्या ये जो वाइफ है, वाइफ की फ्रेंड है, क्या इन्होंने कंपनी फॉर्म करी है? नहीं। क्या ये कंपनी की सब्सक्राइबर थी, ये प्रमोटर थी? नहीं। तो इनका नाम एमओए में नहीं आएगा। इससे आपको पता होना चाहिए कि हर सब्सक्राइबर मेंबर होता है, पर हर मेंबर सब्सक्राइबर नहीं होता। आप एक चीज सोचो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आज 10 लाख मेंबर्स हैं। ये जो 10 लाख मेंबर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, क्या ये 10 लाख के 10 लाख लोगों का नाम एमओए में? नहीं, इनका नाम क्या है? रजिस्टर के अंदर है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आती है कहानी? मतलब क्या है मेरा कहने का? मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कंपनी के मेंबर बनते हो, तो कंपनी के मेंबर बनने का एक तरीका हो गया कि आपका नाम कंपनी के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में होता है, और दूसरा तरीका हो गया कि आपने कंपनी फॉर्म नहीं करी, कंपनी इश्यू लाई, आपने उन शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो आपको शेयर्स अलॉट हो गए। क्लियर है बच्चे ये बात? याद रहेगी जी। श्रीकांत जी, इसमें कोई डाउट? या बाकी लोग जो शुरू से इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको कोई डाउट प्लीज? अलीना जी कोई डाउट? श्रीकांत कोई डाउट? क्लियर है सर। अदिति जी सॉरी आप लेट आए हो, लेकिन आपको आगे यहाँ से समझ आएगा। जो मिस हो गया उसको होल्ड पे डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हैं। अब देखिए जी, तो यहाँ पर हमें समझ आ गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कैसे हम मेंबर बनते हैं, फिर समझ आ गया अलॉटमेंट से कैसे हम मेंबर बनते हैं। अब आप सोचिएगा ध्यान से, अमित वोरा कंपनी का मेंबर है, अमित वोरा की वाइफ कंपनी की मेंबर है, अमित वोरा की जो वाइफ है उसकी जो फ्रेंड है वो भी कंपनी की मेंबर है। अब सुनिए ध्यान से, इधर देखिएगा बेटा। अब आता है यहाँ पर टू बी केस, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज इधर ऑल ऑफ यू। जो मेरी वाइफ है उसकी जो फ्रेंड है, उसको पैसों की जरूरत है। मेरी जो वाइफ है, उनकी जो फ्रेंड है, उन्हें पैसों की जरूरत है। तो वो चाहती है कि वो अपने शेयर्स किसी को बेच दे। प्राइवेट कंपनी है, याद रखिएगा सुनिएगा, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता कि शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते। बच्चों को लगता है सर प्राइवेट कंपनी में शेयर्स थोड़ी ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा, बस फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। पब्लिक कंपनी की तरह फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, लेकिन ट्रांसफरेबल होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस होती है जो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है, और वो हमको माननी पड़ती है। अब इस सर कहना क्या चाह रहे हो? बेटा ध्यान से सुनेगा जो मैं कह रहा हूँ इधर ऑल ऑफ यू। केकेआर का नाम सुना है? कोलकाता नाइट राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अगर आपको पता हो तो, कोलकाता नाइट राइडर्स प्राइवेट लिमिटेड जो आईपीएल में खेलती है,
कि कोलकाता नाइट राइडर्स किसकी कंपनी है? कोई मुझे जवाब देगा? केकेआर का मालिक कौन है? आईपीएल में जो केकेआर टीम है उसका मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स? कोलकाता नाइट राइडर्स का कौन है ओनर? डू लेट मी नो। किसी को पता नहीं है या कोई जवाब देना नहीं चाहता, या सारे लोग बीच में से चले गए लेक्चर के? श्रीकांत जी ने जवाब दिया सर शाहरुख खान। सर शाहरुख खान जो है वो केकेआर के ओनर है, शाहरुख खान। श्रीकांत जी याद करो, थोड़ी अपनी याददाश्त पे थोड़ा सा जोर डालो। जब आईपीएल आया था आज से कई साल पहले, 12-13 साल पहले, तो शाहरुख खान केकेआर के मालिक थे या शाहरुख खान के साथ जूही चावला भी मालिक थी? याद करो। क्या शाहरुख खान और जूही चावला ये दोनों को ओनर्स बोले जाते थे? सोच के जवाब दीजिए। क्या शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ओनर्स थे? किसी को याद आ रहा है कुछ? श्रीकांत जी पता है इतना या नहीं पता है? यस सर, बोथ। इसका मतलब पहले हम बोलते थे कि केकेआर टीम के ओनर्स कौन है? केकेआर टीम के ओनर्स है शाहरुख खान एंड जूही चावला। लेकिन आज हम बोलते हैं खाली शाहरुख खान केकेआर के ओनर है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली जो जूही चावला थी उन्होंने अपने शेयर शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को बेच दिए थे। शाहरुख खान की जो वाइफ थी गौरी खान, उनको उन्होंने शेयर सेल कर दिए। तो ये प्राइवेट कंपनी थी, जूही चावला को पैसों की जरूरत थी, तो जूही चावला ने वो शेयर्स गौरी खान को सेल कर दिए। इससे आपको पता चलता है, इस एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको पता चलता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है सर, उसके जो शेयर्स होते हैं, यस वो ट्रांसफरेबल होते हैं, बट सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। याद रखिएगा ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। The shares of private company are transferable subject to the terms specified in articles of association। एओए में जो भी शर्त लिखी हुई है वो मानी जाएगी। एनी हाउ, अब सुनिए। मान लो एओए में लिखा था हम लोगों ने, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का जो आर्टिकल्स था, इसके अंदर हम लोगों ने लिखा था कि मैं और आर्टिकल्स में लिखा था कि जो भी हमारी कंपनी का मेंबर है कल को वो शेयर्स बेचेगा तो डायरेक्टर से पूछेगा। ऐसी वाइफ की फ्रेंड को जरूरत थी, तो वो हमारे पास आई और आके कहती है कि मेरे को ऐसे ऐसे पैसों की जरूरत है, मैं बेच दूं। हमने कहा बेच दे। हम डायरेक्टर्स थे और उसने हमसे अप्रूवल ले लिया। अब सुनिएगा ध्यान से। ये जो फ्रेंड थी वाइफ की, इसने क्या करा? मिस्टर ए को शेयर सेल करे, मिस्टर ए को शेयर्स बेचे। मिस्टर ए ने इसको 5,000 शेयर्स के 200 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपीज दे दिए। इसने लिए कितने का था शेयर? याद करो। इसने लिया था 5,000 शेयर, 12 रुपए का एक लिया था, राइट? अब इसने 12 रुपए का जो एक लिया था, 5,000 शेयर, 12 रुपए का एक लिया था, तो 60,000 नहीं ना, कितने हो गए? 5,000 × 12, 60,000 रुपए हो गए ना। ऐसे ही अभी अब 5,000 शेयर तो 20 रुपए का एक, तो ये हो गए रुपीज 1 लाख। अब सुनिएगा ध्यान से बेटा, इधर ध्यान से ऑल ऑफ यू। 1 लाख रुपए जो है मिस्टर ए ने मेरी वाइफ की फ्रेंड को दे दिए। अब सुनिए, जब आपने अपने शेयर सेल कर दिए, आपने मतलब जब इन्होंने अपने शेयर सेल कर दिए, तो ये मिस्टर ए को क्या देंगे? शेयर सर्टिफिकेट देंगे और साथ में ट्रांसफर डीड देंगे। क्या देंगे? ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड क्या होती है? ट्रांसफर डीड एक अग्रीमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि सेलर अपनी मर्जी से बायर को शेयर ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर वो वाइफ की जो फ्रेंड है उसके भी साइन होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मिस्टर ए जो है उसके भी साइन होंगे। Am I clear with this? इसका मतलब ये कि जब वाइफ की जो फ्रेंड है उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मिस्टर ए को शेयर्स बेच दिया। अब सुनेगा, मिस्टर ए हमारी कंपनी के पास आएगा, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के पास, और आके अपना शेयर सर्टिफिकेट दिखाएगा एंड ट्रांसफर डीड दिखाएगा। तो इसका मतलब मैंने जी उससे शेयर खरीद लिया और ये देखो ट्रांसफर डीड उसमें, उसके और मेरे साइन है। तो हमारी कंपनी क्या करेगी? हमारी कंपनी का जो रजिस्टर था, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेरा देखो पीछे,
ये था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इसमें अमित वोरा वाइफ और उसकी फ्रेंड का नाम था, तो यहाँ पर अमित वोरा का भी नाम था, उसकी वाइफ का भी नाम था और उनकी फ्रेंड का भी नाम था। ये जो फ्रेंड का नाम है अब ये कट जाएगा, इसकी जगह मिस्टर ए का नाम आ जाएगा। राइट बच्चे, तो कहने का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर मेरे से कोई पूछे ध्यान से समझेगा बेटा, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस केस के अंदर अगर हम बोलते हैं सर, सबसे पहले देखिए अमित वोरा और वाइफ को क्या शेयर्स अलॉटमेंट हुई थी? नहीं। क्या इन्होंने बाजार से खरीदे थे? नहीं। ये मेंबर कैसे बने? क्योंकि ये कंपनी के सब्सक्राइबर थे एमओए के। लेकिन जो हमारी फ्रेंड है वो मेंबर कैसे बनी? क्या वो सब्सक्राइबर थी? नहीं सर, उसको तो शेयर्स अलॉट हुए थे। अच्छा, जो मिस्टर ए है, ध्यान से देखिए मिस्टर ए वाला केस, क्या मिस्टर ए सब्सक्राइबर था? क्या कंपनी इसने बनाई थी? नहीं सर। क्या मिस्टर ए को अलॉटमेंट करी थी कंपनी ने? नहीं सर। इसलिए तो अलॉटी से, सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स परचेज करे। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आई इतनी बात हमें? कहने का मतलब इधर देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था सब्सक्राइबर, दूसरा था अलॉटमेंट, और तीसरा तरीका क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जब आप अपने शेयर्स खरीद, मतलब कोई बंदा अपने शेयर्स बेच रहा है कंपनी के और आप खरीद रहे हो, तो इसका मतलब है आप कंपनी के मेंबर बनोगे। बट आपने कंपनी से डायरेक्टली अलॉटमेंट नहीं ली, आपको तो शेयर्स मिले हैं थ्रू सेकेंडरी मार्केट, आपने शेयर बाजार से शेयर्स खरीदे हैं। राइट बच्चे, क्लियर है जी? श्रीकांत जी, यहां तक बात समझ आई? अभी प्रेजेंटली देखा जाए तो कंपनी में मेंबर कौन है? अमित वोरा मेंबर है, अमित वोरा की वाइफ मेंबर है और मिस्टर ए मेंबर है। राइट? श्रीकांत जी ने कहा हाँ सर समझ आ गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं 2C। सुनिएगा इधर, रजिस्टर में किस किस का नाम है? अमित वोरा, वाइफ एंड मिस्टर ए, इन तीनों का नाम है। भाई मैंने भी लिए हुआ है 5,000 शेयर्स, वाइफ ने भी लिए हुआ है 5,000 शेयर्स, मिस्टर ए ने भी लिया है 5,000 शेयर्स। मिस्टर ए जो है वो मेंबर है, लेकिन उसने शेयर्स किससे खरीदे हैं? मेरी वाइफ की फ्रेंड से खरीदे हैं। राइट? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या कहता है बेटा? यहाँ पर कहता है कि सर मान लो जो मिस्टर ए है इसकी हो गई डेथ। अब जो मिस्टर ए है इसकी डेथ हो गई। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, वो इसके नॉमिनी के हाथ में चली जाती है। इसकी नॉमिनी है मिसेस ए। जो मिसेस ए है इसकी वाइफ, वो सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अपने नाम पे करवाएगी। तो मिसेस ए जो है उसने हमारी कंपनी को, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को अप्लाई किया, और हमारी कंपनी को कहती है मिसेस ए कि मेरे जो हस्बैंड है वो आपकी कंपनी के मेंबर थे, उनका डिवाइस हो गया, तो आप प्लीज उनके शेयर्स हमारे नाम पे कर दीजिए। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से ऑल ऑफ यू। मिसेस ए क्या करेगी? सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन देगी। एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन मतलब उसमें एक सिंपल प्लेन पेपर में एप्लीकेशन होगी कि मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके शेयर्स मेरे नाम पे कर दीजिए। राइट? इसके अलावा वो देगी शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट किस चीज का प्रूफ है? कि जी ये आपके शेयर होल्डर थे। इसके साथ वो देगी मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट किस चीज का प्रूफ है? या मैरिज सर्टिफिकेट दे दे कि मैं इनकी वाइफ हूँ, या एक SH13 एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं नॉमिनी फॉर्म। मिस्टर ए ने नॉमिनी फॉर्म भरा था SH13 कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को शेयर दे देना। तो SH13 की कॉपी दिखाएगी, देखो जी ये शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट से पता चलता है कि ये आपकी कंपनी के शेयर होल्डर थे। एंड SH13 से पता चलता है कि जब ये थे तो इन्होंने मुझे नॉमिनी बनाया था। एंड डेथ सर्टिफिकेट देगी, उससे पता चलता है कि जी ये थे अब रहे नहीं। राइट? एप्लीकेशन देगी, शेयर सर्टिफिकेट देगी, SH13 देगी, डेथ सर्टिफिकेट देगी। इसके अलावा एक एफिडेविट देगी कि मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रही हूँ। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट देती है जिसको बोलते हैं इंडेमनिटी बॉन्ड। बेटा इंडेमनिटी बॉन्ड, अब इंडेमनिटी बॉन्ड का क्या मतलब होता है? इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब होता है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरी वजह से फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होगा, अगर हुआ तो उसकी भरपाई मैं करूंगी। मतलब अगर कल को आपको पता चला कि मेरे हस्बैंड जो है वो जिंदा है और मैंने कोई फ्रॉड किया तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी।
या कल को आपको पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है वो डेथ तो हो गई है उनकी, लेकिन वो आपके मेंबर कभी थे ही नहीं, वो आपके मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर आपको कल को फ्यूचर में मेरे से बेटर किसी का भी क्लेम लगा तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी और आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। पता चला कि मिस्टर है आपके शेयर होल्डर थे, इनकी डेथ हो गई है, पर इनकी बीवी मैं नहीं कोई और है, कि और लीगल वाइफ निकली मेरी जगह, तो मैं पैसे वापस कर दूंगी। इन शॉर्ट इंडेमनिटी बॉन्ड कंपनी इसलिए लेती है कि ताकि कल को आपकी वजह से कोई और नुकसान हो कंपनी को तो आप उसकी भरपाई कर देंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, जब मिसेज ए ने ये सारी की सारी चीजें, जब मिसेज ए ने सारी की सारी चीजें अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड को दी, तो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इनको नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। गाने चल रहे हैं बीच में, आजकल दिल्ली में इलेक्शन है ना, उसकी वजह से। हाँ जी, तो ये जो अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या करेगी, नया शेयर सर्टिफिकेट दे देगी मिसेस ए को। एट आपको नहीं लगता इसके साथ साथ यहाँ पर ए का नाम काट के मिसेस ए का नाम लिख देंगे, मिसेस ए 5000 शेयर्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सर मिसेस ए ओनर बन गई, लेकिन क्या ये सब्सक्राइबर थी? नहीं सर। क्या इनको अलॉटमेंट हुई थी? नहीं सर। क्या इन्होंने शेयर बाजार से शेयर खरीदे थे? नहीं सर। इनको तो हस्बैंड की डेथ होने के बाद शेयर्स मिले हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। याद रखिएगा बेटा ये बात। तो इसका मतलब अभी तक हमने कितने मोड्स पढ़े? अभी तक हमने फर्स्ट मोड पढ़ा सब्सक्राइबर टू एमओए। अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपका नाम एमओए के अंदर आएगा, आपको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, तो आप कंपनी के मेंबर माने जाएंगे। इसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप सब्सक्राइबर नहीं थे, कंपनी को पैसों की जरूरत थी, कंपनी ने आपसे शेयर दे के पैसे ले लिए, तो आपको हो गए अलॉटी, आपको अलॉटमेंट होगी। के बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर, आपने किसी और से खरीदे, मतलब मिस्टर ए जो है ना तो इनको अलॉटमेंट हुई थी ना ये सब्सक्राइबर थे, इन्होंने मेरी वाइफ की फ्रेंड से शेयर खरीदे, तो ये क्या आ गया? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसके बाद यहाँ पर क्या आ गया? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आपको ना तो आप सब्सक्राइबर हो, ना आपको अलॉटमेंट हुई है, और ना ही आपने किसी से खरीदे हैं। आपके किसी रिलेटिव ने शेयर खरीदे हुए थे, जिसने आपको नॉमिनी बनाया हुआ था, और आपकी डेथ हो, उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ के बाद आपको शेयर्स मिल गए। दिस इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। याद रखिएगा, मैंने जीते जी अपने शेयर्स आपको बेच दिए, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मेरी डेथ होगी, मेरे शेयर्स मेरे नॉमिनी को मिल गए, तो ये क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। राइट जी, क्लियर है? एक फालतू का ज्ञान आपको दे दूं, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, एक फॉर्मेट होता है SH1। गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, सुनिएगा, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है, देखिए बेटा इधर, कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि कोई भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी तो शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो SH1 में होगा। तो SH1 एक फॉर्मेट है जो बताता है शेयर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से जो ट्रांसफर डीड है, जो सेलर और बायर साइन कर रहे हैं, ट्रांसफरर है ट्रांसफरी, कहता है सर ये SH4 के अंदर बनाई जाएगी। तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है SH1 में होता है, जबकि ट्रांसफर डीड जो होती है SH4 के अंदर होती है। राइट? तो कहने का मतलब अगर हम बात करें, क्या आप लोगों को, देखिए ध्यान से, इतने बोर्ड समझ आ गए? क्या इतने बोर्ड क्लियर हो गए? श्रीकांत जी या बाकी लोग प्लीज बताइए। पहला बोर्ड क्या है? जब हम सब्सक्राइबर बनते हैं एमओए के, मतलब जब कंपनी फॉर्म हो रही होती है। दूसरा बोर्ड क्या है? सर जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। तीसरा बोर्ड, सर हम अलॉटी नहीं थे, हमने तो सेकेंडरी मार्केट से शेयर खरीदे। चौथा बोर्ड, सर ना तो हम सब्सक्राइबर थे, ना अलॉटी थे, ना हमने खरीदे थे, वो तो हमारे पिताजी या हमारी वाइफ या हमारे कोई रिलेटिव खुदा ना खास्ता दे जस्ट पास अवे, तो हम उनके नॉमिनी थे, तो उनकी जगह हमको शेयर्स मिल गए। दैट इज ट्रांसमिशन। राइट? तो ट्रांसफर जो है ये वॉलेंट्री एक्ट होता है, जीते जी करते हैं। ट्रांसमिशन हमारे जाने के बाद होता है, या हम मर गए, या हमारा दिवालिया निकल गया, या पागल हो गए, मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। हम खुद नहीं करते, बस खुद ब खुद हो जाता है ट्रांसमिशन। अब देखिएगा इधर, ये नेक्स्ट मोड दिया गया है मेंबर बाय एस्टॉपल। इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से, बड़ा बहुत मजेदार चीज है। मेंबर इंडेमनिटी बॉन्ड इज ऑप्शनल और कंपलसरी? 100% कंपलसरी जी। ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे।
ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी। बेटा अगर ऑप्शनल होता तो मैं खुद बताता। अब एक चीज और, सर मान लो मेरे हस्बैंड ने कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं था, जो मिसेज ए है वो कहती है मेरे हस्बैंड ने तो कोई नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा था, तो फिर कंपनी कहेगी भाई साहब वसीयत की कॉपी लेके आओ, वसीयत तो बनाई होगी। कहती है क्या हमारी छोटी सी फैमिली है, मेरे हस्बैंड ने कोई वसीयत वसीयत ना बनाई, कोई विल नहीं बनाई उन्होंने। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, जितने भी रिलेटिव है सबका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आओ, मिस्टर ए के भाई का, बहन का, हस्बैंड का, मतलब माँ का, बाप का, सबका एनओसी लेके आओ कि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है जब आपके नाम पे करने में। तो इससे बेटर है कि एनओसी लाओ या वसीयत ढूंढो, इससे बेटर है कि जीते जी ही हस्बैंड को बोल दो जी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर दो, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हुआ तो मुझे मिल जाएंगे पैसे। यार बैंक अकाउंट खुलवाओ, या आप मान लो एफडी करवाओ, या आप अपनी एलआईसी वगैरह कराओ, तो हर चीज पे नॉमिनी हमेशा भरा जाता है। राइट, क्लियर है जी? यस सर। अब देखिए ध्यान से, अब हम बात कर रहे थे इस फोर्थ मोड की। ये जो फोर्थ मोड था ये क्या था? मेंबर बाय एस्टॉपल। इसको समझेगा ध्यान से, बड़ा अच्छा पॉइंट है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा, पर एक शर्त सुनिएगा ध्यान से। कहानी समझते हैं, ये है 2D। देखिए, अब वो कहानी खत्म होगी कि मेरी वाइफ की और मेरी कंपनी है, अब नई कहानी पे आते हैं। एक अमित वोरा नाम का बंदा है, एक अमित वोरा नाम का पर्सन है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं अमित वोरा सर नहीं है, ये कोई और बंदा, भाई मेरे नाम के और भी बंदे हो सकते हैं। ये अमित वोरा जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर है। ये जो अमित वोरा है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेंबर है, मतलब इसने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं। क्लियर है जी ये बात? अमित वोरा नाम का बंदा है और इसने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है जी। तो रिलायंस कंपनी जो है इसको आए दिन डिविडेंड वगैरह भी देती रहती है। एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, जनरल मीटिंग, उसका नोटिस भी आता है। सारे बेनिफिट्स, बोनस शेयर, राइट इशू, सब इसको मिलते हैं। बोनस शेयर होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है जी। कोई और अमित वोरा है, मैं नहीं हूँ। ये अमित वोरा रिलायंस कंपनी का मेंबर है, तो इसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये वाला जो अमित वोरा था, इससे अमित वोरा सर ने घर खरीद लिया, इससे मैंने घर खरीद लिया, इसने अपना हाउस जो है वो मेरे को सेल कर दिया। बाई चांस की बात है, सेलर भी अमित वोरा और बायर भी अमित वोरा, ठीक है जी। अब जब इसने अपना घर मेरे को बेच दिया, तो इसकी ड्यूटी बनती थी कि रिलायंस कंपनी को बता दे कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, ताकि डिविडेंड वगैरह का चेक या कोई नोटिस या कोई कोई भी ऐसी ऑफर वगैरह या कोई भी बेनिफिट आ रहा है तो वो उसको ना मिले। लेकिन इससे गलती क्या हुई, इसने रिलायंस को इन्फॉर्म नहीं किया, रिलायंस के रजिस्टर में नाम चेंज नहीं कराया। तो कल को अगली बार रिलायंस का फिर डिविडेंड का चेक आया, डिविडेंड का चेक आया, वो मेरे पास आया, और नाम क्या लिखा था चेक पे? अमित वोरा नाम लिखा हुआ था, अमित वोरा अकाउंट में ही चेक था, मतलब अकाउंट में जाएगा। अब ये तो मुझे पता है कि मैं तो रिलायंस का शेयर होल्डर हुई नहीं, तो मैंने कहा जी ये किसका है, मेरे को लगा पुराने वाले का होगा। मैंने कहा यार उसको ढूंढता हूँ, नहीं मिला बंदा। मैंने कहा यार 3 महीने तक चेक की वैलिडिटी होती है, 2.5 महीने तो हो गए, वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया, अपने अकाउंट में मैंने चेक को डिपॉजिट कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए। मतलब अमित वोरा सर ने पैसे ले लिए डिविडेंड के, मजे करे। फिर थोड़े दिन बाद एक नोटिस आ गया, अमित जी एनुअल जनरल मीटिंग आ जाओ, जनरल मीटिंग आ जाओ। मैं चला गया, मैं चला भी गया, मैंने मीटिंग अटेंड भी कर ली, मैंने मीटिंग अटेंड करके वहां पर वोट भी कर लिया, खा पी के आया, सब करके आया। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं, पर मैं पूरे मजे ले रहा हूँ मेंबर वाले। जी मैं मीटिंग में भी जा रहा हूँ, मैं मीटिंग में खा पी के आ रहा हूँ, मैं वोट भी कर रहा हूँ, मैं डिविडेंड भी ले रहा हूँ, मैं सारे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरे घर में एक कॉल लेटर आया, उसमें लिखा था अमित जी आपने हमारे 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, 6 रुपए पे किए हुए हैं, 4 रुपए अभी बकाया है, कृपया करके 4 लाख रुपए जमा करा दो। अमित जी कृपया करके आप 4 लाख रुपए जमा करवा दो। मैंने कहा ओए 4 लाख, मैं कोई मेंबर मेंबर नहीं हूँ, मैं कंपनी को मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कोई मेंबर मेंबर नहीं हूँ, मैं डिनाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं वो वाला अमित वोरा नहीं हूँ, वो वाला अमित वोरा तो कोई और था।
कंपनी कहती है बेटा साइड में आ जा। जब डिविडेंड ले रहा है तू ही मेंबर है, तू कहता है मैं अमित बोल रहा हूँ। जब कोई बेनिफिट चाहिए तू मेंबर है, मीटिंग में आता है तू मेंबर है, वोट करता है तू मेंबर है, जब कॉल मनी की बात है तू कह रहा है मैं मेंबर नहीं हूँ, अब तो बेटा तू ही मेंबर माना जाएगा और तेरे को ही हमारे पैसे देने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं मेंबर बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब है यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट स्टेटेड अर्लियर, कैन नॉट डिनाई फ्रॉम द फैक्ट स्टेटेड अर्लियर। आपने पहले जो बात बोली है आप उस बात से मुकर नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि मेरे को कॉल मनी पे करनी पड़ेगी। और मान लो मैंने ये 4 लाख रुपए पे किए, कल को जो डिविडेंड वगैरह बेनिफिट वगैरह मेरे को मिला था वो मिला था मान लो 50,000, मतलब उसके नाम पे मैंने 50,000 के फायदे रिसीव किए थे, लेकिन 4 लाख रुपए मुझे पे करने पड़ गए। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या 3.5 लाख रुपए जो अमित वोरा सर की पॉकेट से गए हैं, क्या अमित वोरा सर ये 3.5 लाख रुपए ओरिजिनल वाले अमित वोरा से ले सकते हैं, हाँ या ना? सोच के जवाब दीजिए प्लीज ऑल ऑफ यू। श्रीकांत जी, क्या मैं 4 लाख रुपए देने के बाद, श्रीकांत जी कह रहे हैं नो सर आप नहीं कर सकते क्लेम। श्रीकांत जी क्यों नहीं कर सकता? मैं 3.5 लाख रुपए क्लेम क्यों नहीं कर सकता? लॉजिक बताइए सर, रीजनिंग दीजिए, आप सीए सीएस दोनों कर रहे हैं। श्रीकांत जी मैं क्यों नहीं कर सकता 3.5 लाख रुपए क्लेम? और कोई बच्चा, आदित्य जी या कोई अगर स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है तो? वैसे बहुत कम बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी आप जवाब दे रहे हैं या टाइप कर रहे हैं या हम आगे चले प्लीज? इन्होंने बस दो सर लिखा है, अभी तक कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा है। इन्होंने लिखा है कि नहीं सर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। बेटा मेरा आंसर है यस मैं क्लेम कर सकता हूँ। सर क्यों कर सकते हो? उसने थोड़ी कहा आपके बिहाफ पे, आप उसके बिहाफ पे तो नहीं कहा। अभी तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने किया नहीं, बस हो गया गलती से, दैट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या मैं अमित वोरा से पुराने वाले से पैसे मांग सकता हूँ? यस मांग सकता हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं तो दूंगा ही नहीं। रियलिटी चेक पे बात करें, कंपनी कहेगी आप मेंबर हो, मैं कहूंगा नहीं, कंपनी कहेगी आप ही हो, आप ही को 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। कंपनी मेरे को बोलेगी 4 लाख दे, मैं कहूंगा नहीं देता। कंपनी कहेगी शेयर फोर्फिट कर लेंगे, कर लो, मेरे कौन से बाप के है। अगर मान लो मैंने 4 लाख रुपए नहीं दिए और कंपनी ने शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो आप सोच के देखो कल को ये पुराने वाले अमित वोरा के शेयर्स फोरफिट हो गए, तो अब इसके भी हाथ पे मैंने वो 50,000 का बेनिफिट खाया हुआ है। क्या ये 50,000 का बेनिफिट ये मेरे से क्लेम कर सकता है? यस कर सकता है। एम आई क्लियर? श्रीकांत जी समझ आ रही है ये बात आपको? Don't understand the question properly because of Hindi. Okay. Now let me tell you, my question was, Srikanth, my question was, let me explain you again. My question was that I pretended to be member of the company. Amit Vora sir pretended to be member of the company. Amit Vora sir received all the benefits on behalf of the company. But eventually, when the call letter is received by me, then I denied to pay 4 lakh rupees because I was not member. So I said, sorry, I'm not a member, so therefore I will not pay the call. Company said, you have to be, you are the member, you cannot deny from your membership because Amit Vora sir, when we were paying you dividend, when we were giving you the notice of general meeting, you was the one who were coming to the meeting, who was attending and voting thereby. So therefore, you will be deemed as a member, and you cannot deny from the fact of your membership. You have to pay the amount. If I paid the amount, then can I claim 3.5 lakh rupees from the previous person? Yes, the original Amit Vora, I can claim that. The only reason is
Why I can claim? Because this is quasi contract, and quasi contract, if you have done CA foundation or you have read Indian Contract Act, then there was a concept named quasi contract which states that there are certain contracts which are not deliberately entered. So therefore, I have to claim, I can claim that amount from the original Amit Vora. But now let us suppose I have not paid this, I have not paid this amount. Company said you have to pay. I said sorry, I cannot pay. मैं ये अमाउंट नहीं दे सकता. कंपनी कहती है वी विल forfeit your shares. I'll say go ahead, कर लो forfeit, because those shares are not mine. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, right? लेकिन eventually the original Amit Vora, and he claimed back his 50,000 rupees back from me. Yes, because that 50,000 rupees doesn't belong to me. This amount belongs to original Amit Vora. So therefore, I have to pay this amount back to the original Amit Vora, right? Clear है? So moral of the story is, Shrikant ji, am I clear now? Shrikant, am I clear now? So dividend also to be referred to the original owner. Yes. Yes, dear, it has to be. Yes. All the benefits which have been received by me, such benefits has to be returned to the original owner by me. Right? So in this lecture, in this special class, what we have covered till yet, we have covered different modes of membership. I said this is our lecture number 1, discussion 1, part 1. After 15 minutes of interval at 6:15, I will be starting part 2 of the membership. This lecture will be continued, right? After 15 minutes, we'll be continuing with this. But अभी तक हमने क्या पढ़ा? I said who is member? Member means a person whose name is registered, a person who is a shareholder and whose name is registered with the company. Registered in which manner? अगर आप कंपनी के फिजिकल शेयर होल्डर हो तो कंपनी के रजिस्टर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो तो डिपॉजिटरी के रजिस्टर में आएगा, इन रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स. Apart from this, I told you that there are many of the different modes of acquiring membership, out of which we have not done this. This is left. Apart from this, we have done everything. First mode, subscriber to MOA. Second mode, allotment. Third mode, transfer of shares. Then transmission of shares. And last, member by estoppel. Subscriber, the one whose name is mentioned in memorandum of association. Allotment, allottee is the one who have been allotted the shares by the company. Company was in need of the money. So therefore, आपने shares के लिए apply करा and you received the allotment. Transfer of shares, the person who have received who is not the allottee but who has acquired the shares from secondary market. Transmission, आपके किसी relative की death हो गई, तब वो पागल हो गए तो उसके नॉमिनी थे आप, इसलिए आपको शेयर्स मिल गए. Member by estoppel, a person who was not member but he pretended to himself as a member, तो therefore उससे सारे benefits लिए तो कॉल के लिए भी वो liable माना जाएगा. Any doubt in this? श्रीकांत जी, any doubt? Any query to anyone? No sir, now it is clear. ठीक है जी. तो डियर, सी यू आफ्टर 15 मिनट्स, और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट स्पेशल सेशन में एट 6:15. हमने लास्ट मोड पढ़ना है, शेयर्स हेल्ड थ्रू डिपॉजिटरी, एंड इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सी यू आफ्टर 15 मिनट्स. थैंक यू.